हाय फ्रेंड्स, आज जो बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो ये हमारा 2 होने वाला है। इससे पहले हम जो एक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जुड़कर पिछले से वीडियो को देख सकते हैं। हम वही प्रश्न करवाए हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में जो है वो पूछा हुआ प्रश्न है और आगे भी पूछने की ज्यादा संभावना बनती है। और आपका एग्जाम जो ये कन्फर्म डेट हो चुका है कि ये एग्जाम जो आपका 14 मई को होने वाला है, ठीक है। जिसके लिए आपके पास समय जो बहुत कम बचा है, वही पढ़ना है जो कि एग्जाम में पूछा जाए। बेफालतू चीज पढ़ने का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हम तो वही प्रश्न करवाए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में जो वो पूछा हुआ प्रश्न है। तो सबसे पहले जो है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि बिहार पुलिस के रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है कि आषाढ़ का दिन किसकी रचना है। आषाढ़ का दिन जो है ये किसकी रचना है। देखो, आषाढ़ का दिन यह मोहन राकेश की रचना है। किसकी रचना है? यह जो है मोहन राकेश की रचना है, कि ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर की, हरिशंकर परसाई साहित्य के किस विद्या के लिए प्रसिद्ध है। हरिशंकर परसाई साहित्य के किस विद्या के लिए जो ये प्रसिद्ध है। देखो, हरिशंकर परसाई यानी कि कहने का मतलब ये जो 1924 से लेकर के 1995, ठीक है, के बीच इनकी हिंदी गद्य साहित्य के यानी कि व्यंग्यकारों की सूची में मतलब अग्रणी थे। और इनके व्यंग मतलब क्या कहते हैं, विषय जैसे सामाजिक हो गया, राजनीतिक विषयों पर था। कहने का मतलब जो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, व्यंग। ठीक है, व्यंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 3 नंबर प्रश्न की, हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होने वाला शब्द का चयन करना है। हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होने वाला शब्द जो है ये कौन सा है। देखो, वर्षा और जनता का प्रयोग ये हमेशा बहुवचन में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वर्षा और जनता। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर की, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी जो है ये कौन सी है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है। देखो, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के छायावाद के चार स्तंभों में से एक है, जो कि सन 1912 में, कब, ये सन 1912 ईस्वी में इंदू में इनकी पहली कहानी ग्राम प्रकाशित हुई थी। इंदू में, ठीक है, ग्राम। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ग्राम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 5 नंबर की, मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द को पहचानना है। मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द जो है ये कौन सा है। देखो, दिए गए विकल्प अनुसार यदि हम बात करें तो अशुद्ध शब्द यानी कि हिंदी है, और इसका शुद्ध रूप जो है हिंदू होगा। क्या हो जाएगा, हिंदू हो जाएगा, कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हिंदू। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 6 नंबर की, वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है। वृषभानुजा जो है यह किस शब्द का समानार्थी है। देखो, वृषभानुजा ये राधा का समानार्थी है, ठीक है, राधा का, इनकी ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राधा। क्योंकि राधा जो है वृष क्या कहते हैं, वृषभानु की पुत्री थी। क्या थी, वृषभानु की ये पुत्री थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर की, कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम जो है ये क्या था। देखो, प्रेमचंद का वास्तविक नाम ये जो धनपत राय था। क्या था, ये धनपत राय था, लेकिन इन्हें नवाब राय तथा मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी याद रखना। चलिए तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन सी हो जाएगा, धनपत राय। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 8 नंबर की, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द जो ये क्या होगा। देखो, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है कृष्णा। क्या होता है, ये कृष्णा होता है, कि ऑप्शन डी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कृष्णा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि 9 नंबर प्रश्न क्या है कि तरंग शब्द का सही समानार्थी मतलब चयन करना है। तरंग शब्द का, देखो, तरंग का समानार्थी जैसे उर्मी होता है। क्या होता है, ये उर्मी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उर्मी। ठीक है, देखो, तरंग का अन्य समानार्थी जैसे लहर हो गया, हिलोर हो गया, प्रवाह हो गया, तो ये सब भी होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न की, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर इनकी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ये बताना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। देखो, माखनलाल यानी कि चतुर्वेदी राष्ट्रीय चेतना धारा के कवि हैं, ठीक है, और इन्हें हिम तरंगिनी रचना के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कि हिम तरंगिनी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को।
अगला प्रश्न है 11 नंबर की, जल कांच का मुख्य अवयव क्या है? जल कांच का मुख्य अवयव जो है ये क्या है? देखो, जल कांच का मुख्य अवयव यानी कि सोडियम सिलिकेट। क्या है? सोडियम सिलिकेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा कि सोडियम सिलिकेट हो जाएगा। लेकिन हम बात करें कि कांच कांच जो है ना ये अतिशीतित द्रव होता है, जबकि सोडियम और कैल्शियम सिलिकेट को उच्च तापमान पर की द्रवित किया जाता है और धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो कांच का निर्माण होता है। और कांच का सूत्र पूछता है तो इसका सूत्र जो होता है Na2। क्या होता है कि Na2O इंटू CaO इंटू 6SiO2 होता है। ठीक है, और कांच को धीरे 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 ठंडा करने का विधि को क्या कहते हैं? तो एनीलिंग कहा जाता है। इसे भी याद रखना है, कांच को धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को जो है एनीलिंग कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर की, सामान्य एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से बनता है। सामान्य एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से जो है ये क्या बनता है? देखो, सामान्य एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से एसिड का निर्माण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, एसिड का। और एल्डिहाइड का अभिक्रियाशील समूह यदि हम बात करें तो ये जो है ना CHO होता है, लेकिन एसिड का अभिक्रियाशील समूह जो होता है इसे याद रखना है, तो ये इसका समूह जो होता है ये COOH होता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर की, फेरस सल्फेट से लोहा को निम्न में से कौन सा धातु जो विस्थापित करेगी? फेरस सल्फेट से लोहा को निम्न में से कौन सा धातु है जो कि विस्थापित करेगा, ये बताना है आपको। देखो, लोहा लोहा तत्व में कि डी इलेक्ट्रॉन है। क्या है? यह जो एक प्रकार का डी इलेक्ट्रॉन है लोहा, यानी कि इसका है यदि आंसर की हम बात करें तो SN हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये S और N हो जाएगा, SN हो जाएगा। ठीक है, देखो लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? तो लोहा का परमाणु संख्या ये 26 होता है, इसे ही याद रखना है। ठीक है, और लोहा जो होता है ये विन्यास, यदि इसका विन्यास पूछेगा तो इसका विन्यास जो होता है 3D6 यानी कि 4S2 होता है। ठीक है, इसे भी याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 14 नंबर प्रश्न है, किस तत्व में डी इलेक्ट्रॉन है? किस तत्व में जो है डी इलेक्ट्रॉन है ये बताना है। किस तत्व में जो है यहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, F। क्या हो जाएगा? ये F यानी कि लोहा हो जाएगा। ठीक है, लोहा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न की, फेन पलवन विधि किस खनिज की सांद्रता बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है, ये बताना है। फेन पलवन विधि जो है ये किस खनिज की सांद्रता बढ़ाने के लिए प्रयोग की जा सकती है? देखो, फेन पलवन विधि ये जो है ना क्या कहते हैं, चेल्कोपेराइट खनिज की सांद्रता बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फेन क्या कहते हैं, फेन उत्प्लावन विधि यानी कि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण को यानी कि बढ़ाने के लिए प्रयोग होता है, लेकिन चेल्कोपेराइट्स का सूत्र यदि इसकी हम सूत्र की हम बात करें तो इसका सूत्र भी याद रखना है कि CuFeS2 होता है। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है। तो चलिए देखते हैं। और यदि हम बात करें हेमेटाइट, देखो ये हेमेटाइट जो होता है तो इसका सूत्र जो होता है ये FeO3 होता है, और इसका सूत्र जबकि जबकि ये जो है क्या कहते हैं, केलामाइन का यदि हम सूत्र की हम बात करें तो इसका सूत्र होता है Zn। क्या होता है कि ZnCO3। क्या होता है कि ZnCO3 होता है। लेकिन मैग्नेटाइट का सूत्र जो होता है, तो यदि हम मैग्नेटाइट्स का भी बहुत जगह मतलब फॉर्मूला पूछ चुका है, तो मैग्नेटाइट का यदि कहीं पूछ दे तो Fe3O4 होता है। ठीक है, तो ये सभी को याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि क्या है 16 नंबर प्रश्न है कि किसी आवर्त में बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक संकेत करता है, यानी कि किसकी संकेत करता है? देखो, किसी आवर्त में बढ़ता हुआ परमाणु यानी कि क्रमांक जो ये संकेत करता है कि विद्युत धनात्मक गुण घटना। क्या करता है कि विद्युत धनात्मक का गुण जो है घट रहा है, लेकिन किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मक गुण का मान घटता है, लेकिन किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मक गुण में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट को याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि क्या है 17 नंबर प्रश्न है कि बॉक्साइट किसका ऑक्साइड खनिज है? बॉक्साइट जो है यह किसका ऑक्साइड खनिज है, ये बताना है। तो बॉक्साइट जो है ये किसका अयस्क है? तो ये Al का अयस्क है। क्या है? A और L का अयस्क है। ठीक है, लेकिन बॉक्साइट का इसका यदि हम सूत्र की हम बात करें, ये बॉक्साइट का सूत्र जो होता है ये Al2O3 इंटू 2H2O होता है, और यह 13वें वर्ग का तत्व होता है। और Al जो होता है ये P ब्लॉक का तत्व है। ये जो है क्या है? ये जो है P ब्लॉक का तत्व है, PBLOCK ब्लॉक का क्या है? ये तत्व है, इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को।
चलिए अगला प्रश्न जो कि क्या 18 नंबर प्रश्न है कि ताला कुंजी का सिद्धांत संबंधित है। ताला कुंजी का सिद्धांत जो है ये किस पर संबंधित है? देखो ताला कुंजी का सिद्धांत जो ये एंजाइम क्रिया से संबंधित है। ठीक है, एंजाइम की क्रिया से जो कि क्या है ये संबंधित है। ताला कुंजी का सिद्धांत जो है यह एंजाइम क्रिया से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर 1894 में, कब? ये 1894 में एमिल फिशर ने एंजाइम के विषय में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लेकिन जिस तरह किसी ताले में विशेष प्रकार की चाबी यानी कि समष्टि हो जा सकती है, ठीक उसी प्रकार की क्रियाधार यानी कि क्या कहते हैं विशेष बीकर एंजाइम के सक्रिय स्थल पर बंधन होता है और इसे पाकर एक क्या कहते हैं मध्यवर्ती यानी कि बीकर एंजाइम जो कि क्रियाधार मतलब क्या कहते हैं सम्मिश्रण बन जाता है, जिसके कारण जो है बीकर क्रियाधार यानी कि सम्मिश्रण के अणुओं के क्या कहते हैं संक्रियन ऊर्जा में कमी होती है, जिससे क्या होता है कि सम्मिश्रण अत्यधिक हो जाता है और जिसके कारण ये क्रियाधार के अणु अंतिम उत्पाद बनाते हैं और एंजाइम या बीकर दूसरे पृथक हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये भी क्या हो जाता है दूसरे पृथक हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर की एक जीन का एक से अधिक फिनोटाइप को प्रभावित करना क्या कहलाता है? एक जीन का एक से अधिक फिनोटाइप को प्रभावित करना जो है ये क्या कहलाता है? देखो एक जीन का एक मतलब अधिक फिनोटाइप के प्रभावित करना जो कि क्या कहलाता है प्लियोट्रॉपिक कहलाता है। क्या कहलाता है? ये प्लियोट्रॉपिक कहलाता है। यानी कि क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन की यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि 20 नंबर प्रश्न क्या है कि सरसों की तेल का तीखापन किसके कारण होता है? सरसों का तेल जो है ये तीखापन जो है ये किसके कारण से होता है ये बताना है। देखो सरसों का तेल जो ये तीखापन जो होता है ये एलिल आइसोथियोसाइनेट मतलब साइनेट के कारण होता है। एलिल आइसोथियोसाइनेट के कारण होता है। ठीक है, तो इसे याद रखना है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर जो है ये बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 21 नंबर प्रश्न है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? विकासवाद का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया है? देखो विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि डार्विन ने किया है। लेकिन विकासवाद का सिद्धांत यह 1859 में, ठीक है 1859 में डार्विन ने स्पेसीजों का मतलब उद्भव में जो प्रतिपादित किया था। लेकिन इन्होंने प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत द्वारा स्पेसीजों के उद्भव को प्रमाणित करने में सफलता प्राप्त की है। योग्यता की उत्तरजीविता शब्द को यानी कि स्पेंसर ने दिया था कि इस संकल्पना का सबसे पहले समर्थन चार्ल्स डार्विन ने किया था। लेकिन उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत डी लेमार्क ने दिया था, जबकि क्या कहते हैं उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ये होगियो डी ब्रिज ने मतलब प्रस्तावित किया था। तो ये सभी फैक्ट को जो है याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 22 नंबर की प्रोटीथीरिया का विकास हुआ है, यानी कि प्रोटीथीरिया का विकास जो ये कैसे हुआ है? देखो प्रोटीथीरिया का विकास ये जो सरीसृपों से हुआ है, सरीसृपों से हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो अंडा देने वाला निम्न कोटि के स्तनियों को प्रोटीथीरिया कहते हैं। लेकिन डिवोनियस शक में उभयचरों का उदय हुआ है। ठीक है, देखो मानव की उत्पत्ति जो है ये प्लायोसीन शक में हुआ है, लेकिन मछलियों का युग डिवोनियस शक को कहते हैं। ठीक है, ये सभी फैक्ट को याद रखना है। और हाँ मानव जाति का विकास जो ये क्रम मछली उभयचर सरीसृप मानव है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि क्या है 23 नंबर प्रश्न की मोती का उत्पादन करने वाला जंतु किस संघ के होते हैं? देखो मोती का उत्पादन करने वाला जंतु जो है ये मोलास्क का संघ के होते हैं, कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो इस समुदाय के जंतु जैसे समुद्री कुछ मतलब अलवणीय जल में और कुछ नव मतलब भूमि पर भी पाया जाता है। और जंतुओं का शरीर कोमल होता है, इसीलिए इसको मतलब जिसे जो है ना मोलस्का कहा गया है। और इस संघ की जंतु अपने चारों ओर कठोर यानी कि आवरण का निर्माण करता है, जैसे कवच कहते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ था। जैसे हम बात करें तो घोंघा हो गया, सीपी हो गया, कोड़ी हो गया, सीपिया हो गया, शंख हो गया, और उसके बाद क्या कहते हैं यूनियो हो गया। तो ये सभी मतलब इसके अंतर्गत आ जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि क्या है कि 24 नंबर की स्क्वेमसा, ठीक है एपिथेलियम की कोश मतलब कोशी मतलब क्या है कोशाएं होती है, मतलब इसकी कोशाएं जो ये कैसी होती है? देखो सल की उपकला की कोशिकाएं चपटी मतलब चपटी सलक के समान होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को।
अगला प्रश्न है 25 नंबर की, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर जो है बीज मौजूद होता है? देखो, आवर्त बीजी पादप में फल के अंदर बीज जो है मौजूद होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, आवर्त बीजी में होता है। लेकिन फाइलम फाइलम टेकी फाइलम ट्रेकियोफाइटा के 3 सब फाइल में बटा हुआ है। पहला में जिसे कहते हैं टेरिडोफाइटा, दूसरा होता है जिम्नोस्पर्म, तीसरा होता है एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये सब फैक्ट को याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 26 नंबर की, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सदीर जो है यह किस नृत्य शैली का जो है प्राचीन नाम है? देखो, सदीर जो ये भरतनाट्यम नृत्य शैली का क्या है प्राचीन नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा कि भरतनाट्यम का है। ठीक है, तो भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? ये तमिलनाडु का जो है क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन संगीत नाटक अकादमी के अनुसार वर्तमान में भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जबकि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनी आट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, कथक और शास्त्रीय ये सभी आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न की सीटीबीटी कब अस्तित्व में आया है? सीटीबीटी जो है यह कब अस्तित्व में आया है? देखो, सीटीबीटी यह जो है ना 1996 ईस्वी में, कब? ये 1996 ईस्वी में जो है ये अस्तित्व में जो है आया हुआ है। ठीक है, देखो इस संधि में परमाणु परीक्षण को प्रतिबंधित करके परमाणु प्रसार को रोकने की व्यवस्था की गई है। अब तक 800 मतलब क्या कहते हैं, अब तक मतलब टोटल जो है 183 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया है, इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न बताना है कि कौन जो है सम्मिलित नहीं है? कौन जो है क्या है, सम्मिलित नहीं है? देखो ये मतलब जो क्या है, सम्मिलित नहीं है। 5 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, ये जो है कि गलत है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस ये 5 अक्टूबर सम्मिलित नहीं है। ठीक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की यदि हम बात करें तो प्रति वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ पर जो है 1 अक्टूबर हो जाना चाहिए था। ठीक है, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1990 से ही मनाया जाना शुरू हो गया। ठीक है, 1 अक्टूबर 1990 से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न बताना है 29 नंबर की, सजन प्रकाश किससे संबंधित है? सजन प्रकाश जो है यह किससे मतलब संबंधित है? सजन प्रकाश ये तैराकी से संबंधित है। ठीक है, ये जो है तैराकी से संबंधित है। लेकिन हम बात करते मेरी कॉम यानी कि विजेंद्र सिंह भारतीय मुक्केबाज से संबंधित है। ठीक है, ये सभी फैक्ट को याद रखना। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ये हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो ये मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को। ठीक है, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ठीक है, तो इस फैक्ट को याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि क्या है 30 नंबर प्रश्न की, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव जो है ये कौन थी? देखो, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव जो है ये स्नेहलता यानी कि श्रीवास्तव थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए 31 नंबर की, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? मोसाद जो है यह किस देश की गुप्तचर संस्था है? देखो, मोसाद यह इजराइल की गुप्तचर संस्था है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल से आंसर हो जाएगा इजराइल का। लेकिन इराक की गुप्तचर ये संस्था जो होता है ये अल मुखबारात होता है। क्या होता है? अल मुखबारात होता है, इराक का होता है। ठीक है, इराक का क्या होता है? तो ये इराक का क्या बोले अभी तो इसका होता है क्या कहते हैं, तो अल मुखबारात। क्या होता है? अल मुखबारात होता है। लेकिन तो ये हो गया इराक का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। हाँ, यहाँ से एक प्रश्न पूछता है, ध्यान में उतर गया। तो यहाँ पर देखो ये प्रश्न पूछता है कि भारत की गुप्तचर जो ये क्या होती है। देखो, भारत का गुप्तचर यदि RAW हो गया, देखो याद रखना है, RAW हो गया, IB हो गया और क्या कहते हैं CBI हो गया। देखो ये भारत का गुप्तचर है। NIA हो गया, यानी कि इस सभी फैक्ट को याद रखना, ये भारत का गुप्तचर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए क्या है 32 नंबर की, भारतीय रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर कौन था? भारतीय रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर जो है ये कौन था? देखो, भारतीय रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर यानी कि जो है सर और क्या कहते हैं सर और सुवर्ण स्मिथ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल से आंसर हो जाएगा स्मिथ। ठीक है, देखो RBI गवर्नर के रूप में इनका कार्यकाल जो है 1935 से 37, कब? 1935 से लेकर 37 तक था। लेकिन सर CD देशमुख RBI का प्रथम भारतीय गवर्नर था। ठीक है, और इनका कार्यकाल जो है 1947 से 49 तक था। लेकिन सर बेनेगल रामा राव यानी कि 1949 से 57 तक RBI का गवर्नर था। ये से मतलब जो है याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को।
अगला प्रश्न है कि जैन परंपरा के अनुसार पहला तीर्थकर कौन था। जैन परंपरा के अनुसार पहला तीर्थकर कौन था। देखो जैन परंपरा के अनुसार पहला तीर्थकर जो ये ऋषभ देव था। कौन था, ये ऋषभ देव था, कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऋषभ देव। देखो ऋषभ देव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, लेकिन ऋषभ देव का जन्म जो है अयोध्या के इक्ष्वाकुक वंश में हुआ था। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह ये सांड था। क्या था, ये सांड। इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न जो कि आज का लास्ट ही प्रश्न होने वाला है कि 34 नंबर की मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में जो है पराजित किया था। किस युद्ध में पराजित किया था। देखो 1194 में, ठीक है, 1194 ईस्वी में चंदावड़ की युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के मतलब क्या कहते हैं गहर वाला मतलब राजा ने कि जयचंद को पराजित किया था। लेकिन चंदावड़ वर्तमान में फिरोजाबाद जिले में यमुना नदी तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया इसका सही आंसर। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले और दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।